इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेस लॉ डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हेस लॉ के डिस्कशन के बाद उसके एप्लीकेशन के फॉर्म में एक दो क्वेश्चन किए भी थे और लास्ट में दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज एज होमवर्क। काफी लोगों ने सॉल्व किया, कुछ लोगों ने राइट आंसर भी किया था, कुछ लोगों ने रॉन्ग आंसर भी किया। सो Rajesh, your value is right, 2035, but it will be coming with a negative sign. Na? Minus 2035, that means minus 2035 kilojoule was the right answer. Okay, very good. So काफी सारे लोगों के right answers आए थे, लेकिन कुछ लोगों के wrong answer. So I'll start this lecture from the discussion. By the discussion of this question itself, कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चार रिएक्शन दिए हुए, पांचवे का पूछ रहा है ना, तो कितना भी कॉम्प्लिकेट कर ले, अगर मेथड से चलोगे तो यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर। तो इसमें क्या है, देखो चार रिएक्शन जो दिए हुए मैंने उनको 1 2 3 4 कर दिया, जिसका पूछ रहा है उसको फिफ्थ लिख दिया है ना। मैंने बोला था कि सबसे पहले टारगेट उनको करना है जो यूनिकली प्रेजेंट है किसी एक रिएक्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं, if you talk about B2S6, that is B2S6 गैस फिजिकल स्टेट के साथ देखते हैं। B2S6 गैस इज प्रेजेंट हियर एंड वो राइट साइड में है, बट कोफिशिएंट सेम ही चाहिए, 1 चाहिए और 1 ही है ना। तो जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अगर मुझे अपोजिट साइड सेम साइड चाहिए तो अपोजिट करने के लिए -1 × 4 करना होगा। ऐसा करने से B2S6 लेफ्ट साइड में आ जाएगा विद कोफिशिएंट 1, है ना। क्लियर पॉइंट। चलो नाउ ऐसा करने से -1 × 4 करने से B2S6 अब लेफ्ट साइड में विद कोफिशिएंट 1 मिल गया। O2 को टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि O2 दो जगह दिख रहा है। B2O3 सॉलिड को टारगेट करते हैं। B2O3 सॉलिड इज प्रेजेंट है। दैट मींस हम लोगों को B2O3 सॉलिड चाहिए राइट साइड में, और जिस रिएक्शन में दिया हुआ उसमें भी राइट साइड में कोफिशिएंट 1 चाहिए, वहां भी 1 दिख रहा है, तो एज इट इज आ जाएगा। दैट्स व्हाई +1 × फर्स्ट रिएक्शन। ऐसा करने से B2O3 सॉलिड मिल गया। H2O गैस चाहिए 3 ऑन द राइट साइड। H2O गैस मिल रहा है हम लोगों को ऑन द राइट साइड बट विद कोफिशिएंट 1। तो इसलिए क्या करेंगे, सेम साइड में चाहिए, जिस साइड में चाहिए उसी साइड में है तो प्लस, और 3 चाहिए तो 3 × थर्ड रिएक्शन करना होगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा ना कि H2O गैस 3 आ गया तो 3H2O लिक्विड आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और 3H2O लिक्विड पहले या चौथे रिएक्शन जिसको तुमने अभी यूज किया उसमें कहीं नहीं, तो वो तो रह जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में। तो वी नीड टू एलिमिनेट दैट आल्सो। उसके लिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे H2O लिक्विड राइट साइड में दिख रहा है, तो 3H2O लिक्विड लेफ्ट साइड वाले को कैंसिल करवाना है 3H2O लिक्विड राइट साइड से। इसलिए हम लोगों को H2O लिक्विड राइट साइड में चाहिए विद कोफिशिएंट 3। इस रिएक्शन में H2O लिक्विड है बट विद कोफिशिएंट 1, राइट साइड ही है बट विद कोफिशिएंट 1, एंड दैट्स व्हाई +3 × सेकेंड रिएक्शन भी करना पड़ेगा। इज इट ओके? अब जब भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, जब भी इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो जो भी तुमने तैयार किया है उसके हिसाब से, चलो एक काम करता हूं मैं, इसको भी मैं हटा देता हूं, और अपन लोगों ने जितना सीखा था उतने ये करने से ये आ रहा है। देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या क्या मिल रहा है हमको। तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से रिएक्टेंट्स में क्या क्या आ रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ रहा है ये देख। अभी ये H2O लिक्विड वाली कहानी भूल, ठीक है। हम लोगों ने B2S6 मैनेज किया, B2O3 मैनेज किया, H2O गैस मैनेज कर, ठीक है। इतना कर लेने से क्या क्या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हो रहे हैं अपने पास, पहले वो देख लेते हैं, और उसके बाद उसी के हिसाब से फिर हम लोग आगे का डिसीजन लेंगे। सो अगर हम लोग इतने से देखें तो -1 × 4 करने से जो इसके राइट साइड में वो लेफ्ट में आ जाएंगे, जो लेफ्ट में है वो राइट साइड में आ जाएगा। दैट मींस -4 करने से B2O3 सॉलिड लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 3H2O गैस लेफ्ट साइड, सॉरी 4 किया है ना, तो B2S6 गैस लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 2B सॉलिड एंड 3H2 गैस राइट साइड में आ जाएगा ना। क्लियर है ना अभी तक जो भी बोला? चलो सो नाउ अब इतना करने के बाद
दूसरा ऑपरेशन क्या था, 1 को एज इट इज लिख दिया है, तो 1 को एज इट इज लिखने का मतलब है 2b सॉलिड इधर आ जाना, 3/2 O2 इधर आ जाना, और B2O3 सॉलिड इधर आ जाना। फिर 3 इंटू थर्ड रिएक्शन किया है, तो 3H2O लिक्विड इधर आ गया, 3H2O गैस इधर आ गया। नो इतना करने से सिर्फ ये चीजें मिल रही, इसमें से जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हम लोगों को चाहिए था ये, मिल गया है। हम लोगों को चाहिए था ये, राइट साइड में मिल गया है। ये भी चाहिए था, ये भी मिल गया है। और लेफ्ट साइड में O2 चाहिए था, 3 नहीं मिला, 3/2 ही मिला है। H2O लिक्विड नहीं चाहिए, H2 गैस राइट साइड में नहीं चाहिए, साफ साफ दिख रहा है। इस साइड मुझे H2 नहीं चाहिए, तो इस साइड लाने के लिए 3H2 गैस इधर भी लाना होगा ताकि ये कैंसिल आउट हो, है ना। तो H2 गैस को कैंसिल करने के लिए देखो दूसरा रिएक्शन है, तो दूसरे रिएक्शन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो H2 गैस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 O2 गैस आएगा, जो 3/2 O2 गैस के साथ मिलकर 3O2 बन जाएगा, एंड H2O लिक्विड 3 राइट साइड आएगा जो इसको कैंसिल कर लेगा, है ना। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, इसमें जैसे ही मैंने प्लस 3 किया, वी आर गेटिंग अभी 3H2 gas on this side, 3/2 O2 gas on this side, and 3H2O liquid on this side। और ऐसा करने से देखो 3H2 gas H2 liquid and 3H2 liquid कैंसिल आउट हो गया, 3H2 gas कैंसिल आउट हो गया, और नेट जो आ रहा है देखो हम लोगों को जो चाहिए था एग्जैक्टली मिल रहा है, B2H6 गैस प्लस ये 3/2 O2 प्लस 3/2 O2 मिलकर 3O2 गैस, एंड देन राइट साइड में B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O गैस। देखो एग्जैक्टली वही आया है जो चाहिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन समझ में आया ना सब लोगों को। हाँ, अब ऐसा करने से अगर ये रिएक्शन मिल जा रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये फिफ्थ रिएक्शन जो है दैट कैन बी रिटन एज -1 into 4 plus 1 into 1 plus 3 into 3 and then plus 3 into 2। और जो ऑपरेशन हम लोग केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं वही ऑपरेशन उन रिएक्शंस के डेल्टा एच पे भी अप्लाई करना पड़ता है, यही तो हेस लॉ है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट डेल्टा एच 5 मान लो इसका, ये जो पूछा है लेट दैट बी डेल्टा एच 5, so that delta H5 will be -1 into delta H4 plus 1 into delta H1 plus 3 into delta H3 plus 3 into delta H2। जो वैल्यूज रखे हुए वो डाल देंगे, we'll get the answer। तो ये हो गया -1 into delta H4 is 36 plus 1 into delta H1 is -1273 plus 3 into delta H3 is 42 and plus 3 into लास्ट वाला डेल्टा H2 is -286। इसी को सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग -2035 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट है पूछ लोगे, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट विच इज नॉट क्लियर जस्ट आस्क मी, अदरवाइज जिनका नहीं आया था वो नोट कर लो, काफी लोगों का आया है। ये डेल्टा H5 क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने हेस्लो में यही बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस पे जो भी ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं वही ऑपरेशन उनके डेल्टा एच पे भी कर रहे हैं। अगर फिफ्थ रिएक्शन ये वाला जो रिएक्शन है वो इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाला है, तो इसी कॉम्बिनेशन से ये मिला ना, दिस इज द फिफ्थ रिएक्शन, है ना, यही तो है एग्जैक्टली देखो, है ना। तो इस कॉम्बिनेशन से अगर फिफ्थ रिएक्शन मिल रहा है तो इनके डेल्टा एच के इसी कॉम्बिनेशन से फिफ्थ रिएक्शन का डेल्टा एच मिलेगा, इसी को डेल्टा H5 बोला, जिसको पता करना था पांचवें रिएक्शन का, तो उसको डेल्टा एच ऑफ दीज रिएक्शंस के किसी कॉम्बिनेशन से मिलने वाला है ना। दैट इज द हेस लॉ, है ना, लास्ट टाइम भी यही किया था, क्लियर ना। चलो नोट कर जाओ फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ये करने से क्या होगा ना, यू विल ऑलवेज गेट दैट कि राइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इतना करने से हो जाए। अब क्या होता है ना, जब बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो चीजें मैनेज हो जाती है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम इफेक्ट।
बट अगर इस तरह के क्वेश्चन 4-4 देके 5वां पूछ रहा है, उस समय हम लोगों को वी नीड टू टेक केयर कि कुछ मिस ना हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा ना आ जाए ना। जैसे जब ये 3:2 नहीं किया था तो 3H2 गैस एक्स्ट्रा था, इधर 3/2 O2 था लेकिन 3 चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा था, है ना। और फिर यहाँ पर 3H2O लिक्विड एक्स्ट्रा आ रहा था, इन सबको मैनेज करना था, है ना। तो एक बार मैं फिर से पूरी चीज बता देता हूँ क्या किया हम लोगों ने। हिस्लॉ में कहानी यही होती है, दिए हुए रिएक्शन से पूछे गए रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना होता है। तो पूछे गए रिएक्शन में कौन सी चीजें यूनिकली प्रेजेंट है वो देख लिया। वो B2S6 B2O3 सॉलिड एंड H2O गैस था, उनको ढूंढ लिया। सेम साइड में मिलता है तो प्लस साइन, अपोजिट साइड में दिखता है तो माइनस साइन। यही काम करते हैं और फिर अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट लाने के लिए अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई। तो B2S6 लेफ्ट में चाहिए, यहाँ राइट साइड में दिख रहा था, कोफिशिएंट बराबर ही है तो नंबर 1 होगा लेकिन साइन माइनस। B2O3 सॉलिड राइट साइड में चाहिए विद कोफिशिएंट 1, B2O3 सॉलिड राइट साइड में ही है विद कोफिशिएंट 1 ओनली। सो इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा था लास्ट क्लास में, वहीं पे तो बात खत्म की थी। दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन ना। अभी पूछ रहे हो कि ये दिया हुआ है कि पूछ रहा है, क्वेश्चन तो देख लो, ट्राई नहीं किया क्या बिल्कुल। ओके, तो मैं क्या बोला था, इसी रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा था लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन, देखो जरा। हाँ, सो B2O3 सॉलिड राइट साइड में है, और जो लोग लास्ट क्लास में डिस्कनेक्ट हो गए थे उनके लिए वीडियो भी शेयर किया था, एटलीस्ट वीडियो तो देख कर आया होता। चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट क्लास का वीडियो देख के फिर इस पार्ट का जब वीडियो आएगा तो वो देख लोगे, एंड देन उसके बाद आगे की कहानी तुमको समझ में आएगी, ठीक है। चलो, सो B2O3 सॉलिड राइट साइड में चाहिए, सेम साइड सेम कोफिशिएंट, तो इसलिए +1 × 1। H2O गैस राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में मिल रहा है बट कोफिशिएंट 3 चाहिए, 1 है इसलिए सेम साइड में है इसलिए प्लस, बट 3 कोफिशिएंट चाहिए तो ×3 करके ये किया। इतना करने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या आ रहे हैं, तो लोचा हो रहा था H2O2 एंड H2O लिक्विड का, जो कि सेकंड रिएक्शन से मैनेज हो गया बाय डूइंग +3 × 2 करने से। ये चीजें भी मैनेज हो गई और एग्जैक्टली इनके कॉम्बिनेशन से यही रिएक्शन मिला जो हम लोगों को चाहिए था। और जब रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन से ये रिएक्शन मिल गया तो इन रिएक्शंस के डेल्टा एच के सेम कॉम्बिनेशन से इस रिएक्शन का डेल्टा एच आता है। तो फिफ्थ रिएक्शन इस कॉम्बिनेशन से आया है, तो फिफ्थ रिएक्शन का डेल्टा एच इन सारे रिएक्शंस के इसी डेल्टा एच के इन्हीं कॉम्बिनेशन से भी आने, तो वही काम किया और फिर आंसर आ गया। इट वाज जस्ट अ कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। नोट कर लो, आई होप कि क्लियर हो गया होगा अभी। चलो जी, अभी डन ना। ओके, तो नाउ ये कहानी थी कि अगर रिएक्शंस दिए हुए हैं और फिर एक नए रिएक्शन का डेल्टा एच पूछ रहा है तो व्हाट टू डू, दैट वाज हिज। नाउ ये दिए हुए रिएक्शन, जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन लिखा था H2O लिक्विड टू H2O गैस, और फिर इसका डेल्टा एच कुछ लिखा हुआ था, दैट वाज आई थिंक 44 या 36 कुछ लिखा हुआ था, है ना, 44 मान लो। तो दिस वाज रिटन। नाउ ये रिएक्शन का डेल्टा एच इतना है, ये बताने का एक और तरीका हो सकता है। वो तरीका क्या हो सकता है, ये ऐसा रिएक्शन लिख के डेल्टा एच ना लिखने के बजाय इंग्लिश के वर्ड्स लिखेगा, एंड दोज वर्ड्स विल बी enthalpy of vaporization of H2O is 44 किलोजूल। तो वी नीड टू नो, ये जो इंग्लिश का एक सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग ये होता है, ये समझने के लिए ये जो वर्ड में बोलो, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबर्शन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड इंथैल्पी, ये सब चीजों, ये सब वर्ड्स जो है इनका मतलब क्या होता है, ये जानने के लिए इनके डेफिनेशंस जानना। और डेफिनेशन जानने से पहले क्या होता है कि इनको हम लोग डिफाइन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, ये वर्ड बार बार यूज होगा, ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, इसकी कहानी जाननी है अभी। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड स्टेट। और जब स्टैंडर्ड स्टेट लेते हुए डेल्टा एच हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो ये कहानी पूरी देखने के बाद फिर हम लोग वो सारे जो मैंने अभी नाम लिए उन सब में डिटेल में जाएंगे कि इंग्लिश के एक सेंटेंस का मीनिंग इस फॉर्म में, रिएक्शन एंड उसके डेल्टा एच के फॉर्म में क्या होता है, ये बात हम लोग सीखे। सबसे पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या। किसी भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट अगर बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या, क्योंकि उससे रिलेटेड आगे जाकर डेफिनेशन में ये वर्ड यूज होगा कई बार, और कई बार इससे रिलेटेड एक मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन भी मिलेगी। ठीक है, सो
सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है व्हाट यू मीन बाय स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या, जैसे मैं ऑक्सीजन बोल रहा हूं तो क्या O2 गैस लेना चाहिए, O2 लिक्विड लेना चाहिए, O2 सॉलिड लेना चाहिए, और O2 ही क्यों लेना चाहिए, O क्यों नहीं लिया, O3 क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये सब में तो ऑक्सीजन के ही एटम्स है। H2O लिया तो क्या लेना है, लिक्विड लेना है, गैस लेना है। एथनॉल लिया तो क्या लेना है, लिक्विड लेना है, गैस लेना है या सॉलिड लेना है। वैसा ही मान लो तुम्हारे पास Br2 है तो उसको किस स्टेट में लेना है, किस फॉर्म में लेना है। मान लो अगर कार्बन है तो उसको कौन से स्टेट में लेना है, और अगर सॉलिड लिया है तो उसमें भी ग्रेफाइट ले की डायमंड ले। ये सारी कहानियां जो है ना, इन सब के लिए कई सारी मीटिंग्स हुई और फिर एक जनरल अग्रीमेंट लाया गया कि हम लोग वी ऑल आर गोइंग टू अग्रीइंग ऑन दिस पॉइंट कि जब भी किसी सब्सटेंस के स्टैंडर्ड स्टेट की बात की जाएगी तो इसका मतलब वो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे के साथ बोलना पड़ेगा। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड स्टेट एट 25 डिग्री सी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड स्टेट एट 0 डिग्री सी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड स्टेट एट 300 डिग्री सी। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली बात टेम्परेचर के साथ बोल रहे हैं। और जब भी हम लोग ये टेम्परेचर के साथ किसी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट बोलेंगे, इसका मतलब होगा कि उस सब्सटेंस का मोस्ट स्टेबल स्टेट एट दैट टेम्परेचर जो होगा एंड 1 bar प्रेशर, that will be called the standard state of the given substance. Clear point? Standard state of a substance at a given specified temperature will be that form or that state of the substance which is most stable at that temperature and 1 bar pressure. ठीक है, सो उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो जनरल अग्रीमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, 1 bar प्रेशर एंड वो पर्टिकुलर टेम्परेचर लेते हुए जो भी स्टेट या जो भी फॉर्म उस सब्सटेंस का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी को उस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट कह दिया जाएगा एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसा मैंने बोला कि साथ में जब भी स्टैंडर्ड स्टेट हम लोग बताते हैं तो एट अ गिवन टेम्परेचर बताते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर का कोई कंडीशन नहीं है। वी कैन टॉक अबाउट स्टैंडर्ड स्टेट एट 25 डिग्री सी, वी कैन टॉक अबाउट स्टैंडर्ड स्टेट एट 35 डिग्री सी आल्सो। बट जनरली बहुत सारे रिएक्शंस में 25 डिग्री सी बाय डिफॉल्ट एक टेम्परेचर यूज किया जाता है। दैट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शंस के लिए 25 डिग्री सी टेम्परेचर लिखा जाता है, उसके डेल्टाज रिपोर्ट किए जाते हैं 25 डिग्री सी पे। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे कभी अगर कहीं मिस हो गया हो तो वहां पर हमेशा हम लोग कहेंगे कि 25 डिग्री सी पे ही बात कर रहा होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज ऑलवेज specified at a specific temperature. So 25 डिग्री सी टेम्परेचर होना इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो ये बात एक इंपॉर्टेंट है जो हम लोग लिख लेंगे। सो मोस्ट ऑफ नॉट ऑल द enthalpies of reaction are generally reported at 25 degrees C, but it is not the necessary condition for standard state। ठीक है, तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। कभी कभी कुछ सब्सटेंसेस एक्वस फॉर्म में होते हैं तो उनके लिए स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन की बात होती है, और वो कंसंट्रेशन हम लोग इफ नथिंग इज रिटन गोइंग बाय रिजर्ड लॉ वी टॉक अबाउट मोलरिटी एंड मोलरिटी शुड बी 1। बट प्रैक्टिकली कई बार तुमको मोलरिटी भी दिया रहेगा, वो भी एक्सेप्टेड होता है। तो हम लोग बोलेंगे a substance in aqueous solution is considered to be in standard state if या फिर
in standard state must have concentration, मोलालिटी है, एंड प्रैक्टिकली इसके अलावा मोलारिटी भी हो सकता है. ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे आगे हम लोग. नो, अब अगर सब्सटेंसेस को स्टैंडर्ड स्टेट में लिए गए हैं, रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस को स्टैंडर्ड स्टेट में लिए गए हैं, तब जो रिएक्शन का डेल्टा एच होता है, जिसको अभी तक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, वी स्टार्ट कॉलिंग इट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा एच के ऊपर एक नॉट लगा देते हैं, जीरो और ओ जैसा बना देते हैं. सो एंथैल्पी ऑफ, नॉट लग गया मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात. नोट कर जाओ, कहीं भी डाउट है तो पूछ लोगे. अभी हम लोग कुछ सब्सटेंसेस के एग्जांपल देखेंगे कि 25 डिग्री सी पे अगर बात करें तो डिफरेंट सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं और उनके स्टैंडर्ड स्टेट कौन कौन से होंगे जो प्रैक्टिकली अपने लिए यूजफुल हो. थर्ड पॉइंट क्या बोला कि मान लो कभी कभी जो रिएक्शन हो रहा है इसके एक्वस सॉल्यूशन में होने की बात होगी. देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम. उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी जाएंगे. तो कई बार रिएक्शंस जो होते हैं या फिर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में हो सकते हैं, मतलब पानी के अंदर घुले हुए. तो जब पानी के अंदर घुले हुए हैं तो उनके किस कंसंट्रेशन को स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कहा जाएगा. तो कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है मोल कंसेप्ट के टाइम पे. उसमें से स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन किसको बोलेंगे, तो वन स्मॉल एम. स्मॉल एम का मतलब मोलालिटी होता था, है ना. तो जब मोलालिटी वन हो तो इसको स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कहेंगे. बट प्रैक्टिकली कई बार मोलारिटी इक्वल्स वन को भी स्टैंडर्ड लेकर हम लोग चलते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बट अगर गोइंग बाय द बुक तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन का मतलब वन मोलालिटी हो. मोलालिटी शुड बी वन. बट इवन इफ इट इज टेकिंग मोलारिटी फॉर डायरेक्ट सॉल्यूशन, हम लोग बोलते हैं मोलारिटी मोलारिटी ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल ऑल द टाइम. सो बट प्रैक्टिकली कैपिटल वन एम भी लिखा हुआ है, कैपिटल एम भी लिखा हुआ है, दैट मींस मोलारिटी भी वन दिया हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि चलता है. बट अगर सही सही देखा जाए, जैसे 1 बार प्रेशर की जगह कई बार 1 एटीएम प्रेशर भी लिख दिया जाएगा, चला लेते हैं हम लोग काम उसी से. लेकिन मैंने बताया था 80s के बाद ये कहानी एटीएम से बाहर पे आ गई थी. तो वैसा ही मोलरिटी की जगह मोलरिटी बाय बुक हम लोग वन स्मॉल एम को स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन बोलते हैं. बट प्रैक्टिकली वन कैपिटल एम भी लिखा हुआ है, मतलब मोलरिटी भी अगर वन लिया हुआ है तो चलेगा. ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट. नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ, किसी ने रीच किया पॉइंट की स्मॉल एम क्यों आया, कि इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना. तो इसलिए कंसंट्रेशन के लिए एक चीज प्रेफर की जाने लगी. बट अभी भी अपनी आदत पुरानी वाली है कि हम लोग मोलरिटी के टर्म में अभी भी प्रैक्टिकली काफी टाइम काम कर रहे हैं. ठीक है, सो मोर कन्वीनियंट टर्म, बट दिस टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो स्टैंडर्ड इसलिए फॉर्म चेंज किया गया, मोलरिटी पे आया गया. बट जैसा मैंने बताया प्रैक्टिकल यूज में अभी भी अपन पुराने सोच के हिसाब से चल रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टिल कंफर्टेबल विद मोलरिटी, इसलिए वन कैपिटल एम ले लिया गया. आई विल जस्ट रीड द लास्ट लाइन. क्या लिखा है मैंने? enthalpy of reaction with its required substances in standard state is referred as standard enthalpy of reaction and is denoted by delta H naught. तो डेल्टा एच लिखा करके तो उसकी जगह डेल्टा एच नॉट लिख दी. बस इतना ही किया है. तो ये बता रहा है कि अब सब्सटेंसेस अपने स्टैंडर्ड स्टेट में यूज किए गए इन द रिएक्शन. ओके, नाउ विल सी सम ऑफ द एग्जांपल जो प्रैक्टिकली तुम्हारे काम आगे आने वाले हैं. इसी चैप्टर में देखोगे कई बार यूज करते वक्त मैं इन सब सब्सटेंसेस की बात करूंगा कि कोई भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है प्रैक्टिकली एट 25 डिग्री क्या है. ठीक है, तो ठीक है, मान लो लेते हैं. मान लो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इन सब की बात कर लेते हैं. तो इन सब के स्टैंडर्ड स्टेट क्या होंगे? तो ऑक्सीजन का मतलब O भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, या O से ही बना हुआ O3 भी एक होता है. इन सब में से 25 डिग्री सी पे अगर पूछे कि मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सा है,
दैट इज O2 एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ गैस, है ना। तो ऑक्सीजन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट इज O2 गैस। वैसे ही हाइड्रोजन के लिए H2 गैस भी हो सकता है, H गैस भी हो सकता है, H2 लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन 25 डिग्री सी पे इसका मोस्ट स्टेबल स्टेट जो मिला वो है H2 गैस। एंड सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए इट इज N2। दूसरा, अगर मैं आर्गन, हीलियम, नियॉन, इन सब की बात करूं तो ये सब मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। सो He गैस, नियॉन गैस, प्रैक्टिकली तुमको ये सब रिएक्शंस में नहीं मिलेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ नोइंग दीज आर द स्टैंडर्ड स्टेट्स। तीसरा, अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो अभी फ्लोरीन क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो ये F2 गैस एंड Cl2 गैस के फॉर्म में है। बट इफ यू टॉक अबाउट ब्रोमीन, it is Br2 liquid. If we talk about iodine, it is I2 solid. If we are talking about ethanol or water, ये क्या है, तो C2H5OH liquid, H2O liquid। ये सब इनके स्टैंडर्ड स्टेट है एट 25 डिग्री सी। वी कैन टॉक अबाउट समथिंग लाइक, मान लो मैंने कार्बन लिया, कार्बन के लिए सिर्फ फिजिकल स्टेट बताना सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म भी बताना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड स्टेट एट 25 डिग्री सी का मतलब है मोस्ट स्टेबल स्टेट एट 25 डिग्री सी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कार्बन इन सॉलिड स्टेट एंड दैट टू ग्रेफाइट। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट है एट 25 डिग्री सी। एक वैसा ही सल्फर की बात अगर हम लोग करें तो सल्फर के भी बहुत सारे इलेक्ट्रोनिक फॉर्म होंगे, उनमें से जैसे मोनोक्लिनिक होता है, रोम्बिक होता है, ये सब कहानियां तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है कि सल्फर, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड स्टेट में होता है, बट दैट टू will be reported with appropriate allotropic form, that is rhombic. Rhombic sulfur is considered to be the most stable state at 25 degrees C, and that's why rhombic sulfur in solid state, that too in rhombic form, is considered to be the standard state at 25 degrees C. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये सब नोट करो। वैसे बेंजीन पूछेगा तो बेंजीन लिक्विड रहेगा, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज पूछेगा तो सॉलिड लेंगे, नोट कर जाओ इनसे। कहीं डाउट रहेगा तो पूछ लो। नॉर्मली देखो 25 डिग्री सी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 25 डिग्री सी चल रहा होता है, लेकिन अब जैसे वेपराइजेशन की बात करें, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर वाटर करते हैं, दे आर पुटिंग द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 100 डिग्री सी ऑफ वाटर। फ्यूजन की बात हो रहा है, मतलब मेल्टिंग की बात हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे रिपोर्ट किया जाता है, तो दैट इज एट 0 डिग्री। तो इसलिए मैंने बोला कि डिफरेंट टेम्परेचर्स यूज किए जा सकते हैं, बट नॉर्मली फॉर अ रिएक्शन, इफ इट इज नॉट अ फेज चेंज, जनरली 25 डिग्री सी पे चीजें रिपोर्ट की जाती है। हाँ, तो ये चीज अब क्या है, ये रट्टा मारना ऑलरेडी वी आर नोइंग ना, वो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है, N2 के फॉर्म में होता है। अब कुछ चीजें जो नॉर्मली नहीं पता होती है, जैसे ब्रोमीन आयोडीन का कौन सा फॉर्म होगा, तो वो लिक्विड एंड सॉलिड होता है। कार्बन का कौन सा स्टेट होता है, सल्फर का कौन सा स्टेट होता है, तो ग्रेफाइट एंड रोम्बिक होता है। ये चीजें जाननी जरूरी है, तो रट्टा मार लो या फिर प्रैक्टिस के थ्रू याद हो जाएगा अपने आप। तो इसको देखो, हम लोग बार बार यूज कर रहे होंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में, डिफरेंट थ्योरीज में, एग्जांपल्स में। अरे बोला कि ये सब थोड़े से नॉन ऑब्वियस फॉर्म है कि F2 गैस है, Cl2 गैस है, Br2 लिक्विड हो जाता है, I2 सॉलिड हो जाता है। ये थोड़े से अलग एग्जांपल, इसलिए ऐसे, ठीक है। ये सब थोड़ा अलग से है, जैसे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, बट Br2 लिक्विड में लेना है स्टैंडर्ड स्टेट, I2 सॉलिड में लेना है स्टैंडर्ड स्टेट। ये थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको इधर इंडिकेट किया। चलो, तो अब ये कहानी थी स्टैंडर्ड स्टेट की। कई बार देखोगे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें जाननी जरूरी है कि कौन से सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा, ठीक है। दैट्स वन पार्ट। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एंटर करने वाले, जो मैंने बोला इंग्लिश के वर्ड्स लिखे रहेंगे उसका रिएक्शन के फॉर्म में, और किस रिएक्शन के डेल्टा एच को रिपोर्ट कर रहा है वो इंग्लिश के वर्ड्स
वो जानने जरूरी है। इसलिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस का डेफिनेशन देखेंगे और उस डेफिनेशन को देखेंगे कि उस डेफिनेशन का मतलब रिएक्शन का कौन सा फॉर्म है और उसका डेल्टा एच कौन सा रिपोर्ट कहता है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वो दिए हुए रहेंगे या इन द फॉर्म ऑफ सिंबल दिए हुए रहेंगे। वी नीड टू नो कि कौन से रिएक्शन के डेल्टा एच को, ये डेल्टा एच जो पर्टिकुलर दिया हुआ है वो कौन से रिएक्शन के डेल्टा एच के बारे में बात। ठीक है, तो उसकी बात अभी हम लोग कर लेते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग सम इंपॉर्टेंट इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो कैसे इंडिकेट करते हैं? तो डेल्टा एच तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं इंथैल्पी ऑफ किसी भी रिएक्शन को। चूंकि फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ एफ लिख देते हैं, और चूंकि स्टैंडर्ड लिखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट लिख देंगे ना। तो डेल्टा एच नॉट एफ, इसका मतलब हो गया जिस भी सब्सटेंस के पहले ये लिखा हुआ है डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या है, तो डेफिनेशन जान लेते हैं। तो ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, तो डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ a given substance in given state, वो स्टैंडर्ड नहीं भी हो सकता है ना। हम लोग डायमंड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, हम लोग H2O गैस के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, H2O लिक्विड के एंथैल्पी फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। तो जब हम लोग डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ गिवन सब्सटेंस बोल रहे हैं तो उसका स्टेट स्टैंडर्ड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो जिनसे बन रहा हो वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन गिवन स्टेट is the enthalpy change when 1 mole of given substance in given state is formed by its constituent elements in their standard states। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के किस फॉर्म से, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड स्टेट वाले फॉर्म से बनाना। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। जैसे एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर नोट कर लेना, फिर बाकी सारे एग्जांपल। एग्जांपल एट 25 डिग्री से अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने मान लो बोला कि लिक्विड एथेनॉल का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कौन से रिएक्शन का डेल्टा एच रिपोर्ट किया जा रहा है वो देखते हैं। तो जैसे लिक्विड एथेनॉल का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला, तो एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, और लिक्विड एथेनॉल के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात बोला तो विल बी राइटिंग लिक्विड एथेनॉल ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन विद द कोएफिशिएंट 1, क्योंकि यहां देखो 1 मोल। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 रखना है। अब एथेनॉल के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है बताओ। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ एथेनॉल, लिक्विड एथेनॉल? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वेरी गुड। सो इसको बनाना है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या, व्हाट इज द कार्बन सॉलिड एंड दैट टू इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, है ना। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे उसको कैसे बनाना है, वो कार्बन से बनाना है, बट कार्बन विल बी इन सॉलिड स्टेट दैट टू इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो ये लिख दिया। प्लस हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या, H2 गैस ना, H2 गैस लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या, तो O2 गैस। तो यहाँ पर O2 गैस, अब इसी से बनाना है C2H5OH लिक्विड। नो, अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस करते वक्त ये ध्यान रखना है, अगर मैं
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5 को रिपोर्ट कर रहा हूं, तो इसका कोफिशिएंट 1 रखते हुए बाकी की बैलेंसिंग करनी है। तो बाकी को अगर बैलेंस करेंगे तो 1 कोफिशिएंट रखते हुए हमारे पास 2 कार्बन है, तो वी नीड टू राइट हियर 2। हाइड्रोजन देखो 6 एटम्स है, तो यहाँ 3 लिखने से वो मैनेज होगा। यहाँ ऑक्सीजन एक ही एटम है, यहाँ हाफ लिख। अब इस बैलेंस्ड रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, दैट विल बी कॉल्ड, किसी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ C2H5OH लिक्विड। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, मतलब अगर ये वर्ड लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एथनॉल, तो पता चल गया कि ये इंफॉर्मेशन या तो दिया जाता है या पूछा जाता है ना। तो दिया गया है या पूछा गया है, तो कौन से रिएक्शन का डेल्टा एच बता रहा है। तो इफ दे हैव रिटन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल का मतलब है लिक्विड इथेनॉल का 1 मोल बनाना है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 रखते हुए किससे बनाना है, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट H2 गैस एंड O2 गैस से बनाना है। इसका 1 ही मोल बनता है। इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका 2 मोल, इसका 3 मोल और इसका हाफ मोल रिक्वायर्ड होगा। तो उसी तरीके से इसको बैलेंस। तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम लोग बोलेंगे इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एथनॉल। वहीं पर गैसियस एथनॉल का पूछ देगा तो यहीं पर लिक्विड गैस लिख देंगे, तो दैट विल बिकम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एथनॉल। चलो मान लो पूछ दिया तुमसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड, फिर क्या करेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड। सेकेंड, मैंने क्या बोला, इफ इट इज आस्किंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, जिसके फॉर्मेशन की बात करेगा उसको राइट साइड रखेंगे। हम लोग राइट साइड में लिखेंगे कार्बन सॉलिड डायमंड। ठीक है, इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, जिसकी भी बात की गई थी उसको लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है बताओ? कार्बन है ना। तो ये जो सब्सटेंस लिखा गया उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सॉलिड, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। वेरी गुड। तो इसको बनाना है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब यहां से बनाना। तो ये हो गया रिएक्शन, ये ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन इधर भी 1 और 1 है, इसका 1 मोल फॉर्म किया है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ कार्बन सॉलिड डायमंड। ओके, वैसा ही मान लो मैंने पूछा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन, व्हाट इज ओजोन? O3। वेरी गुड। तो मान लो मैंने पूछा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, तो कौन से रिएक्शन के डेल्टा एच को हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बोलेंगे? तो जैसे ओजोन के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ओजोन को राइट साइड में लिख दिया। व्हाट इज इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट? वर्ड में ऑक्सीजन है ना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन गैस? दैट इज O2 गैस। ये मत कर देना O2 प्लस O, काफी लोग ये रिप्लाई कर रहे हैं, पहले भी करते रहे। तो O2 गैस इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ओजोन। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ ओजोन इज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट इज O2 नॉट O। तो यहां हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे O2। अब बैलेंसिंग कैसे करनी है इसकी, तो हम लोग इसको बैलेंस ऐसे करेंगे ताकि इसका कोएफिशिएंट 1 ही रहे। तो यहां पर 3/2 लिख देंगे, नाउ इट इज बैलेंस। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, एक लास्ट पूछ रहा हूं, बोलो जरा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस अगर पूछा, राइट साइड में क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस। तो राइट साइड में जो भी जिसका भी पूछा उसको राइट साइड में लिख देते हैं। तो व्हाट इज इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? N2 गैस। तो लेफ्ट साइड में भी हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? N2 गैस। ये कोई रिएक्शन हुआ जिससे चले वहीं पे पहुंच गए, व्हाट विल बी द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन? 0 हो जाएगा ना। तो कहने को इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ N2 gas, but it will be actually
0, है ना? तो this thing was not 0, this thing was not 0, this thing was not 0, but this thing is 0, and that's an important result जो आगे हम लोग लिखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का, कोई भी कंपाउंड नहीं, वाटर नहीं, एथेनॉल नहीं, O2, H2, N2, Br2 लिक्विड, हीलियम गैस, इन सब का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए तो किसी भी एलिमेंट का, नॉट कंपाउंड, मल्टीपल एलिमेंट वाले कंपाउंड का नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूं, किसी भी एलिमेंट का इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट अगर डेल्टा एच नॉट एफ पूछा जाए तो वो 0 होगा। अगर क्वेश्चन में इसका काम है तो ये वैल्यू तुमको नहीं दिया जाएगा। यू आर सपोज टू नो दैट कि डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। ये डेटा तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। यू आर सपोज टू नो दैट। वो हम लोग लिखेंगे रिजल्ट, लेकिन सबसे पहले इस पेज को जो सामने दिख रहा है वो नोट कर। थर्ड एग्जाम्पल क्या है देखते हैं एक बार फिर से। थर्ड एग्जाम्पल में तुमसे पूछा कौन से रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ ओजोन गैस को, ओजोन गैस का मतलब O3 गैस, तो जिसके भी स्टैंडर्ड डेल्टा एच नॉट एफ की बात हो रही है उसको हम लोग राइट साइड में लिख देते हैं, तो O3 गैस। अब ये बना किस एलिमेंट से है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट से, है ना? ऑक्सीजन एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, तो वो था O2 गैस, तो दैट्स व्हाई O3 गैस बनाना है किससे, तो O2 गैस। तो इधर लेफ्ट साइड में O2 गैस, एक ही कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है इसका, दैट इज ऑक्सीजन, तो इसलिए O2 गैस। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 रखते हुए बैलेंस करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 रखा, दैट मींस यू आर हैविंग 3 एटम्स, तो 3 एटम्स के लिए यहाँ 2 है, तो 3/2 लिख देंगे। 3/2 into 2 is 3, that's why it is balanced in this। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है 3/2 O2 गैस गिविंग O3 गैस, इसके डेल्टा एच को हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ O3 गैस। क्लियर है ना? आगे देखेंगे क्वेश्चन इकरा, आगे वी विल सी द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन करवा भी दूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क में भी, डोंट वरी। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आते हैं कि डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ व्हाट विल बी 0, तो आगे अगला रिजल्ट आएगा आपके पास, वो होगा। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी एक रिजल्ट होगा। विल सी 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड देन विल सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? सबका हो गया ना? ओके, चलो। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डेल्टा एच नॉट एफ से रिलेटेड। पहला क्या है, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया, डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ एनी एलिमेंट, not H2O, not C2H5OH, not O3, not O, not CO, ऐसा। ठीक है, तो कोई एलिमेंट होना चाहिए इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। ऐसा अगर हुआ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम हो गया, दैट्स व्हाई डेल्टा एच विल बिकम 0। इज इट ओके? जैसे एग्जांपल्स एट 25 डिग्री C, देखते हैं क्या क्या होगा। जैसे डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ O2 गैस, क्या लिखेंगे? ये एक एलिमेंट है, मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं है, है ना? सो तो ऑक्सीजन एटम एक एलिमेंट की बात हो रही है और उसका स्टैंडर्ड स्टेट है, यहाँ O3 नहीं लिखा है, O नहीं लिखा है, O2 गैस लिखा है, तो दिस विल बी 0, बट डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ O गैस will not be 0 or delta H not F of O3 gas will not be 0, है ना? ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। वैसे ही डेल्टा H नॉट F ऑफ कोई भी दूसरा एलिमेंट ले लो, जैसे Br2 liquid will be 0, but delta H not F of Br2 gas will not be 0 or delta H not F of Br gas will not be 0. Similarly, delta H not F of carbon solid graphite will be 0, but delta H not F of carbon solid diamond will not be 0, है ना?
वैसे एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ Cl2 gas will be 0, but delta H naught F of Cl gas will not be 0. और एक लास्ट दे देता हूँ, ये तो सिंगल एलिमेंट्स थे, उनके स्टैंडर्ड स्टेट थे या नहीं। अब कोई पूछ दे डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ H2O लिक्विड, क्या ये 0 होगा? Will it be 0? No, because it is in its standard state, but it is not an element. It is combination of two elements. H and O दोनों आ गए, इसलिए उसको हम लोग 0 नहीं बोलते। एंड वैसा ही डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ C2H5OH ऐसा भी लिख दिया और लिक्विड लिख दिया, फिर भी this will not be 0 because this is not an element. It is a combination of multiple elements, है ना? तो ये भी 0 नहीं। चलो, दिस इज वन रिजल्ट, नोट कर लो इसको, कहीं डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, वाटर का भी नहीं होगा 0, क्यों नहीं होगा? वाटर दिया तो स्टैंडर्ड स्टेट में है, बट वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, है ना, ये एक एलिमेंट नहीं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। भले ही वाटर स्टैंडर्ड स्टेट में, बट फिर भी ये खुद एक एलिमेंट नहीं। तो इनको 0 क्यों नहीं किया? तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं थे, भले ये सिंगल एलिमेंट्स थे, बट ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं थे। इस बार ये स्टैंडर्ड स्टेट में, बट ये एक एलिमेंट नहीं। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। चलो, हो गया ना सबका? अभी देख रहे हैं ना क्वेश्चन, अगला रिजल्ट जब बताऊंगा ना फिर अपने आप क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जांपल्स के साथ चलेंगे हम लोग, है ना। सेकंड रिजल्ट बताऊंगा, फिर देखोगे दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे क्वेश्चन सॉल्व। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिखेंगे, किसका डेल्टा एच नॉट एफ 0 होता है, किसका नहीं होता है ना। ये तो एक क्वेश्चन ऐसा ही बन गया डायरेक्ट, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट उसके लिए अपने को दूसरा रिजल्ट देखना पड़ेगा। चलो दूसरा रिजल्ट देखते हैं। पहला नोट कर लिया सब लोगों ने? अब आते हैं दूसरे रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट क्या है? फॉर रिएक्शन, एक टिपिकल रिएक्शन में लिख रहा हूं, जैसे अल्फा ए प्लस बीटा बी गिविंग गामा सी प्लस डेल्टा डी। ये ए बी रिएक्टेंट्स है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है। बैलेंस रिएक्शन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा इनके कोफिशिएंट्स है ना। ठीक है, तो अगर एक ऐसा रिएक्शन है, तो ऐसे रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा, तो सिंपल रिएक्शन के लिए आर लिख देते हैं यहाँ पे, कोई भी रिएक्शन है, तो दैट विल बी एक्चुअली गामा इनटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ सी प्लस डेल इनटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ डी माइनस अल्फा इनटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ ए प्लस बीटा इनटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ बी। दिस इज अ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को मैं कुछ एग्जांपल्स में लिख के बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिएक्शन लिख रहा हूं C6H6 लिक्विड प्लस 15O2 गैस, ये बैलेंस रिएक्शन डायरेक्टली लिखता हूं। तो जैसे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, फॉर दिस रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट आर विल बी 12 इन डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CO2 gas plus 6 into delta H naught F of H2O liquid माइनस, बताओ क्या लिखूं आगे? 12 इंटू इसका डेल्टा एच नॉट है प्लस 6 इंटू इसका डेल्टा एच नॉट है माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू इसका डेल्टा एच नॉट है ना। सो 2 इंटू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ C6H6 लिक्विड प्लस इसका कोएफिशिएंट 15 है, तो 15 इंटू डेल्टा एच नॉट एफ। अब इस पूरी चीज को देखो, तो ये एक चीज है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 चीजें हैं। 5 में से कोई 4 दे दे तो 5वां निकाल लोगे ना। लेकिन होगा क्या, ये 5 में से 4 देने की जगह वो 3 ही देंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक 0 है। कौन सा 0 है बताओ जरा? सिर्फ एक ही कोई 0 है।
O2 वाले this thing is zero. This thing is zero, and that's why they'll not give you this thing in the question. ये जीरो होता है, ये तुमको जानना है, ठीक है. दैट वाज द फर्स्ट रिजल्ट, है ना. तो फर्स्ट रिजल्ट से ये एक एलिमेंट है जो कि अपने स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इसका वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा. ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा. अब बच गई चार चीजें, 1 2 3 एंड 4. चार में से कोई तीन देगा तो चौथा निकाल लेंगे ना. क्लियर पॉइंट. पिछला रिजल्ट क्या था? लास्ट रिजल्ट वाज डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो. उसका पहला एग्जांपल तो ये लिखा था ना, डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ O2 गैस इज जीरो, है ना. तो कोई भी एलिमेंट अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसके डेल्टा एच नॉट एफ को हम लोग जीरो बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अगर रिएक्शन लिखेंगे तो O2 गैस गिविंग O2 गैस का डेल्टा एच क्या रहेगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट एग्जैक्टली बराबर है. और रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर एग्जैक्टली बराबर है तो दोनों के एंथैल्पी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सो डेल्टा एच इज जीरो. दैट्स व्हाई किसी भी एलिमेंट का अपने स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा एच नॉट एफ पूछा जाए तो वो डायरेक्टली जीरो होता है. ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, इसलिए मैंने कि इसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा. बाकी बचे चार में से कोई तीन दे देगा तो चौथा निकाल सकते हैं ना. दैट वाज द पॉइंट. चलो क्वेश्चन करके देखते हैं इसकी बेसिस पे. नोट कर लिया ना सब लोगों ने? हाँ, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसकी बेसिस पे. अभी तक जो भी सीखा है उसकी बेसिस पे विल डू वन क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व इट. सबसे पहले क्या करोगे? CH4 के कंबशन का रिएक्शन लिखोगे, उसको बैलेंस करोगे, उस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालोगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रिजल्ट. उसके लिए इंपॉर्टेंट डेटा जो भी रिक्वायर्ड है वो दिया हुआ है, और फिर उसको यूज करना है फॉर द फाइनल स्टेटमेंट. आई एम जस्ट इनिशिएटिंग द सॉल्यूशन. मान लो हमारे पास रिएक्शन लिखना है. बैलेंस रिएक्शन कैसा जाएगा? CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिवन CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड. ये रिएक्शन. तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच नॉट आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा, दैट विल बी 1 into डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CO2 गैस प्लस 2 into डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ H2O liquid minus 1 into delta H naught F of CH4 gas plus 2 into delta H naught F of O2 gas. अब देखो इन चारों में से तीन दिया हुआ है, चौथा ऑलरेडी पता है ना. दिस थिंग विल बी जीरो. दैट्स व्हाई अगर इनके वैल्यूज रखे जाए तो ये हो जाएगा 1 into CO2 के लिए the value given is minus 398.8 plus 2 into minus 241.6 minus 1 into minus 76.2 and plus 2 into 0. ये दिया नहीं गया है. देखो क्वेश्चन में मैंने बोला था, and that was the importance of first result, कि कुछ वैल्यूज जीरो होते हैं, ये जानना जरूरी है. Now when you solve it, you'll be getting, नहीं कैलकुलेशन में जरा सा मिस्टेक हुआ है राजदीप. 825 नहीं, ध्यान से देखो इकरा, तुम्हारा भी रॉन्ग हो रहा है. ये आ जाएगा -805.8. वेरी गुड सिद्धा. इट इज कमिंग -805.8 किलोजूल. बट दिस इज नॉट द आंसर. ये क्या बताता है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच इतना है. इसका मतलब है अगर 1 मोल CH4 का कंबशन होता है तो 805.8 किलोजूल हीट इवॉल्व होगा. माइनस साइन इज इंडिकेटिंग कि हीट इज गेटिंग इवॉल्व. तो ये बोल रहा है कि 1 मोल से इतना हीट इवॉल्व होगा. तो 800 ग्राम CH4 का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 800 बाय 16 मोल, दैट इज 50 मोल CH4 की बात चल रही है. और ये नंबर बता रहा है कि 1 मोल से 805.8 किलोजूल हीट इवॉल्व होने वाला. तो हम लोग बोलेंगे 1 मोल CH4 gives 805.8 किलोजूल हीट ऑन कंबशन. तो अगर पूछ रहा है
50 मोल से कितना होगा 805.8 into 50 and that will be 40,290 kilojoule. ओके, एनी डाउट? समझ में आया क्वेश्चन कैसा रहेगा? हाँ, ये नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो ध्यान से, डेल्टा एच का वैल्यू पूछा है तो वो नेगेटिव है, बट द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि 805.8 किलोजूल हीट इज इवॉल्व्ड. हीट इवॉल्व्ड पूछ रहा है, ध्यान से देखो ये लाइन में क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड. तो माइनस 805.8 is not evolved. 805.8 is evolved and that's why delta H is minus 805.8, है ना? ओके, तो ये जो है हीट कंज्यूम्ड का साइन, हीट कंज्यूम्ड कितना होता है हीट के बराबर, तो हीट इवॉल्व्ड विल बी प्लस 805.8, है ना? और वो है 1 मोल. इज इट ओके? साइन का क्लियरिटी आ गई ना? अगर सिंपली पूछता डेल्टा एच फॉर 50 मोल कितना होगा तो दैट मच माइनस साइन के साथ, बट हीट इवॉल्व्ड पूछ दिया, इसका मतलब है वी नीड टू रिमूव दैट माइनस साइन. एनी अदर डाउट? नोट कर लिया सब लोगों ने जिनका भी नहीं आया था? चलो अभी एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं तुम लोगों को, इसको करके लाओगे, ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में उसी के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर. चलो जी, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, इसको ट्राई करोगे घर पे खुद सॉल्व करके और फिर आंसर रिपोर्ट करोगे. वीडियो मिलेगा तो वीडियो के नीचे ही कमेंट में यू कैन रिपोर्ट द आंसर, आई विल वेरीफाई इट कि राइट है या रॉन्ग. ठीक है, नोट कर जाओ इस क्वेश्चन. नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ जी, ओके. सो अगर नोट कर लिया सब लोगों ने क्वेश्चन, तो फिर इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर आगे जाकर डिफरेंट एंथैल्पी जिनकी बात मैंने आज, जिनके नाम मेंशन किए थे आज, उन सबको डिस्कस करेंगे. जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, ये सब बहुत सारी चीजें, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन सब चीजों की बात हम लोग आगे करने वाले हैं. तो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट लेक्चर. आगे जाकर इन्हीं एंथैल्पीज को डिस्कस करने वाले हैं हम. ठीक है, चलो ओके, आज के लिए इतना ही. बाय.